नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। पिछले अध्याय में हमने चीज़ों को जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे की कहानी इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा था कि कंपनी ने बंगाल के नवाबों को एक कठपुतली नवाब की तरह ट्रीट किया और बंगाल का अत्यधिक शोषण किया। अपनी गतिविधियों को भारत में चलाने के लिए जो पैसा पहले ब्रिटेन से मंगाया जाता था, अब वो बंद कर दिया गया, क्योंकि अब उनको पर्याप्त पैसा बंगाल से मिलने लगा। क्योंकि जब कोई भी शक्तिशाली नवाब बंगाल में नहीं बचा तो कंपनी खुद दीवान बन गई। कंपनी को खुद बंगाल की दीवानी मिल गई और वहाँ के जितने भी राजस्व अधिकार थे, राजस्व वसूलने के अधिकार थे, वो भी कंपनी को मिल जाते हैं। तो अपनी गतिविधियों को भारत में सुचारू रूप से चलाने के लिए अब कंपनी को पैसा ब्रिटेन से मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके सारे के सारे खर्चे बंगाल के पैसे से चलाए जा सकते थे। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कंपनी बिकम्स दीवान, कंपनी दीवान बन जाती है। दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद में। ठीक है, बंगाल का एक तरीके से हम कह सकते हैं जब पतन स्टार्ट होता है उसके बाद में अगले 100-150 सालों तक अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से भारतीय किसानों को अलग अलग फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। जिन फसलों की उनको आवश्यकता थी उन्हीं फसलों को उगाने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाला गया, उन्हें बाध्य किया गया। और इन्हीं फसलों में से एक फसल हुआ करती थी आपकी नील की फसल। ठीक है, तो जब हम क्रॉप्स फॉर यूरोप के बारे में बात करेंगे, यूरोप के लिए फसलों के विषय में बात करेंगे, तो इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा आपका द ब्लू रिबेलियन, नील क्रांति या नील विद्रोह। ठीक है, तो नील विद्रोह किस तरीके से पैदा हुआ और नील विद्रोह के दौरान कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में किस तरीके से स्थितियां जो है चली थी नील विद्रोह के बाद में, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी के दीवान बनने के बाद में स्थितियां किस तरीके से चेंज होती चली जाती हैं। 12 अगस्त 1765 यह वह तिथि थी जिस तिथि को मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। दीवानी अधिकार प्रदान करने से क्या तात्पर्य है, आप यह शब्द कई बार सुन चुके हैं। इसका अर्थ है कि अपने नियंत्रण वाले जितने भी भूभाग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंतर्गत जितने भी भूभाग आते थे, उन सभी भूभागों के जितने भी आर्थिक मामले थे उनकी मुख्य कर्ता धर्ता ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। ठीक है, और कंपनी के जो खर्चे बढ़ते जा रहे थे उनके लिए उसको किसकी जरूरत थी, अधिक से अधिक पैसे की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं उस पैसे की जो पूर्ति थी वो यहां से होने लगती है। अब यहां से बात करें कि कंपनी की आमदनी। ठीक है, कंपनी की आमदनी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कि कंपनी का प्रमुख ध्येय क्या था, यही ध्येय था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा यहाँ से खरीदे और उनको कह सकते हैं कि मुनाफे के साथ में एक बड़ी कीमत पर जो है यूरोप के बाज़ारों में बेचे। 1865 से पहले सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात किया जाता था। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। यानी यहाँ से जो ब्रिटेन के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सामान खरीदती थी, भारतीय उत्पादों को खरीदती थी, उसके लिए पैसा ब्रिटेन से मंगाया जाता था। लेकिन जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में, तो वो यहाँ से राजस्व वसूलने लगती है। क्योंकि आर्थिक मामलों की मुख्य कर्ता धर्ता कंपनी हो गई थी, तो उनको अब अपने खर्चों की पूर्ति के लिए पैसा ब्रिटेन से मंगाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उनके सारे के सारे खर्चे जो थे वो यहीं के पैसे से चलने लगे थे, भारत के पैसे से ही चलने लगे थे। अब बंगाल के पैसे का जो उपयोग था, ठीक है, बंगाल के पैसे का जो उपयोग था वो किसके लिए किया जाने लगा, जो सोना चांदी का आयात किया जाता था ब्रिटेन से भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, अब उसके स्थान पर बंगाल के पैसे का यूज होने लगा। जब बंगाल के पैसे का यूज होने लगा तो बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस वजह से बंगाल के जितने भी कारीगर थे, वहाँ के जितने भी काम करने वाले लोग थे, वो बंगाल को छोड़ करके दूसरी जगहों पर पलायन करने लगे। वहाँ से जो है अपने पुराने स्थान को छोड़ करके नए नए स्थानों की तलाश करने लगे। प्रोडक्शन गिरता चला गया
और खेती का विनाश होता चला गया। तो ये जो है पूरी कहानी थी कंपनी के रेवेन्यू के पीछे। अब यहाँ से अंग्रेजों को ये महसूस हुआ, जब अंग्रेजों ने बंगाल से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लोगों का शोषण करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं खेती की स्थिति में भी गिरावट हुई, लोगों की स्थिति में भी गिरावट हुई, कारीगर स्थान छोड़ करके दूसरे स्थानों की तरफ पलायन करने लगे। इसके बाद में कंपनी रियलाइज करती है कि हमारा मुख्य ध्येय क्या है, पैसा कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए तो हमको खेती पर काम करना पड़ेगा, हमें खेती में सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए, बेशक वो सुधार की बात कर रहे हैं, बेशक वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, खेती में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन ये खेती में सुधार की बात, इसके पीछे जो मोटिव है उनका, वो ये नहीं है कि भारतीय किसानों की दशा को सुधारा जाए। इस चीज के पीछे जो उनका मुख्य मोटिव था वो ये था कि उनका रेवेन्यू भी कम होने लगा था, तो इस रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमको खेती में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी क्रम में स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश में आती है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है, परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं, कार्नवालिस ने इसको लागू किया था। इसमें क्या होता था कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है, और किसानों से राजस्व वसूलने का जिम्मा भी उनको दे दिया गया। मतलब जो भी राजा हुआ करते थे, स्थानीय राजा हो गए, ताल्लुकदार हो गए, जिनको ताल्लुक मिले हुए थे, जमींदार हो गए, उनको किसके रूप में मान्यता दे दी गई, इन सभी पदों के रूप में मान्यता दे दी गई, और उनको यह अधिकार दे दिया गया कि आप किसानों से खेती करवाइए और खेती करने के बाद में उनसे रेवेन्यू वसूल कीजिए, और उसका कुछ हिस्सा आप रखो और कुछ हिस्सा हमें दो। ठीक है, तो किसानों से राजस्व वसूली का जिम्मा जो है राजाओं, ताल्लुकदारों और जमींदारों को दे दिया गया, और राजस्व की राशि फिक्स कर दी गई। ठीक है, रेवेन्यू की जो अमाउंट था वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि इतना अमाउंट हमको आपको देना ही देना है। जो भी राजा थे, ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, उनको बिल्कुल एक तरह से क्लियर कर दिया गया कि आप कितना भी राजस्व वहां से वसूलो, हमको आपसे इतना चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति आती है। ये सारी व्यवस्थाएं किस काम को लेकर के की जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या आई कि राजस्व की दर जो निर्धारित की गई थी, फिक्स्ड की गई थी, वो राजस्व की दर काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से इसको चुकाने में काफ़ी परेशानी होने लगी। जमींदारों द्वारा जमीन सुधार के लिए खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया गया। मतलब वो भी अपने लाभों को साधने में लगे हुए थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू देना था किसानों से कलेक्ट करके। ठीक है, लेकिन लाभ दोनों लोग कमा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही थी, जमींदार, ताल्लुकदार, राजा जो थे वो भी प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन इनमें से किसी के भी द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि हमें खेती में सुधार की भी ज़रूरत है। उनका जो मेन फोकस बना रहा वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने पर बना रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि किसानों को लगान चुकाने में समस्या होने लगी। ठीक है, लगान चुकाने में समस्या होने लगी तो वो उस लगान को चुकाने के लिए महाजनों से कर्जा लेने लगे, और धीरे धीरे भारतीय किसान जो था वो कर्ज के बोझ में दबता यहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, महालवाड़ी, 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इस व्यवस्था को लाया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जिसका वर्तमान में देखा जाए तो अधिकतर हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें क्या होता था महालवाड़ी व्यवस्था में। देखिए, महाल का अर्थ क्या होता है, महाल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है गांव। तो इसमें जो राजस्व की वसूली की जाती थी वो महाल से की जाती थी। महाल मतलब गांवों के समूह से। पहले क्या होता था, जैसे आपने स्थायी बंदोबस्त देखा, परमानेंट सेटलमेंट देखा, उसमें क्या था, राजस्व वसूली का अधिकार किसको दिया गया था, राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था जमींदारों को, ताल्लुकदारों को, राजाओं को। उनका काम था पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट करना, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। महालवाड़ी व्यवस्था में थोड़ी सी स्थितियां अलग थीं। इसमें क्या था, बीच वाले पर्सन्स को हटा दिया गया। ठीक है, जो वहाँ पर राजा, जमींदार और जो ताल्लुकदार हुआ करते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, और राजस्व वसूली का जिम्मा किसको दे दिया गया। जैसे महाल होते थे, गांवों का समूह होता था, गांवों के समूह से एक मुखिया का चयन किया जाता था। मुखिया जो है वो गांवों के समूह से, जो किसानों के बीच से ही होता था, वो सभी किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको देता था, कंपनी को देता था। तो वसूली का कार्य कौन करता था, इसमें गांव का मुखिया करता था। क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से थोड़ा सा महसूस हुआ था कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं, ठीक है,
जो ताल्लुकदार थे, ज़मींदार थे, राजा थे, वो भी अपना हिस्सा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ प्रॉफिट जो है वो लोग सारे बीच में जो लोग हैं जो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं वो ले जाते हैं। तो इस वजह से जो बीच वाला पैसा कहीं पर जा रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट किसानों से संपर्क बनाया। ठीक है, तो महाल के रूप में यानी गाँवों के समूह के रूप में रेवेन्यू की दरें निर्धारित की गई और इसके बाद में उसी में से एक मुखिया बना दिया जाता था। वो मुखिया जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देता था। इसके बाद में एक और व्यवस्था आती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि टॉमस मुनरो के द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। मुनरो के इस व्यवस्था के लागू करने से पहले ही काफ़ी पहले ही कह सकते हैं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इनके द्वारा टीपू के कब्जे में लिए गए क्षेत्रों में इस व्यवस्था को पहले अपना करके देखा जा चुका था। उसके बाद में मुनरो ने ये व्यवस्था जो है विशेष रूप से दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू करी थी और इसमें जो राजस्व वसूली होती थी सीधे रैयत से होती थी। ठीक है, इसमें जो राजस्व वसूली का काम होता था सीधे पब्लिक से होता था, रैयत से होता था। यूरोप के लिए फसलें, क्रॉप्स फॉर यूरोप। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम, जिसको ओपीएम कहा जाता है, नील, इंडिगो इसको कहा जाता है, इसकी खेती पर पूरा का पूरा जोर लगा दिया और अगले 150 साल विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न फसलों की खेती के लिए, विभिन्न फसलों को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। ये फसलें कौन सी थीं? जैसे पटसन, जूट जो होती है, विशेष रूप से बंगाल वाले क्षेत्र में पटसन उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया गया। असम वाले क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती थी, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसमें गन्ने की खेती, पंजाब में गेहूं की खेती और महाराष्ट्र में कपास की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया गया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। भारतीय नील की अगर बात करें तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी? वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? देखिए, नील का पौधा जो होता है वो उसकी जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ट्रॉपिक होती है, यानी उष्णकटिबंधीय पौधा है और भारत भी जो है उष्णकटिबंध में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जलवायु दिशाएं जो हैं नील की खेती के लिए वो भारत में अच्छी थी। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ये भारतीय नील का प्रयोग किया करते थे। यूरोप में भी नील की खेती की जाती थी। यहाँ पर जो है एक वोड नाम का पौधा हुआ करता था, वोड नाम का पौधा, और इसकी प्रकृति थी कि ये शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता है। टेम्परेट जोन जो होती हैं उनमें वोड नाम का पौधा उगाया जाता है नील का। लेकिन इसमें एक अंतर ये था कि जो वोड नाम का पौधे से जो नील प्राप्त होती थी उसकी उतनी ज़्यादा चमक नहीं होती थी जितनी भारतीय नील की होती थी। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन रहा भारतीय नील के साथ में वोड वाली नील का। तो वोड की अपेक्षा नील से जो था, भारतीय नील से जो है चमकदार रंग मिलता था। 17वीं सदी में फ्रांसीसियों ने सेंट डोमिग्यू में, ठीक है, ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने और जमैका में ब्रिटेन के लोगों ने, वेंजुएला में स्पेनिश लोगों ने नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ नील के बागान लगाए गए। ठीक है, 18वीं सदी में जब ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का समय आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ब्रिटेन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉटन के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, कपास के उत्पादन में वृद्धि होती है। और कपास से क्या बनाया जाता है आपको पता है? सूती कपड़े बनाए जाते हैं और सूती कपड़ों को अधिक चमकदार बनाने के लिए नील का प्रयोग करते हैं। जनरली आप भी करते होंगे, अपनी वाइट पैंट या वाइट शर्ट जो होती हैं कॉटन की जो होती हैं उनमें विशेष रूप से लोग जो है उनको थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए उनमें नील देने का काम करते हैं। नील जो है नील में डुबो करके उनको जो है थोड़ा सा शाइनिंग बनाया जाता है। तो कपास उत्पादन में वृद्धि होती है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। तो कपास उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ नील की मांग में भी वृद्धि होती है। और दूसरा कारण क्या होता है कि जो नॉर्थ अमेरिका में बागान लगाए गए थे, ठीक है, वहाँ से ब्रिटेन को आपूर्ति बंद हो जाती है नील की। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ध्यान था ब्रिटेन के लोगों का वो भारतीय नील की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन की भारत में दिलचस्पी बढ़ती है। 18 सेंचुरी में बंगाल का नील दुनिया के बाज़ारों में छाने लगता है, क्योंकि क्वालिटी तो उसकी पहले से ही थी और इसके अलावा जो पहले से नील की पूर्ति हो रही थी अन्य स्थानों से ब्रिटेन को, वो आपूर्ति जो है वो बंद हो जाती। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो कहाँ हो जाता है? भारतीय नील की तरफ, के विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो लोग थे वो भारत आए और नील के बागान लगाना उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि नील की खेती या जो कल्टीवेशन होता है नील का, उसकी खेती के कौन कौन से तरीके वहाँ पर अपनाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से दो तरीके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तरीका है आपका निज, ठीक है, और दूसरा तरीका है आपका रैयती।
निज खेती में क्या होता था, बगान मालिक द्वारा स्वयं अपनी जमीन पर प्रोडक्शन किया जाता था नील का। मतलब कोई व्यक्ति है जो बगान का मालिक है, वो खुद की अपनी जमीन पर जो है उत्पादन करता था। बड़े बड़े भूखंडों की आवश्यकता इसमें होती थी। फैक्ट्री के आसपास पट्टे लेकर किसान जो उसके आसपास थे उनको यहाँ से हटवाया गया। निज खेती के लिए मज़दूरों की कमी हुई, हल बैलों की भी कमी हुई। मज़दूरों और हल बैलों की कमी के पीछे के रीजंस क्या थे, क्योंकि जो नील की खेती होती थी उसी टाइम पर धान की खेती होती थी। धान की और नील की खेती एक साथ होती, तो कहीं ना कहीं जो कुछ मज़दूर थे, मज़दूरों का जो एक कह सकते हैं बड़ा हिस्सा था वो धान की खेती में संलग्न हो जाता, तो कहीं ना कहीं नील की खेती करने के लिए मज़दूरों की किल्लत रहती थी, मज़दूरों की कमी रहती थी। इसके साथ साथ वह ट्रैक्टर और जो मशीनरी वो तो उस टाइम पे थी नहीं, तो ज़्यादातर खेती जो की जाती थी वो हल और बैलों की सहायता से की जाती थी। तो इस टाइम पर हल और बैल भी धान की खेती में व्यस्त रहते थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं नील की खेती के लिए समस्या रहती थी निज वाले प्रोग्राम में। रैयती की बात करते हैं तो इसमें खेती किस तरीके से होती थी, दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे लोग और मज़दूरों की सहायता से खेती करवाते थे। निज खेती उस टाइम पर जितनी भी खेती करी जाती थी, ठीक है, उस टाइम पर नील की खेती जितने क्षेत्र में हो रही थी उसके 25% भूमि पर निज खेती होती थी, और कह सकते हैं कि 75% भूमि जो थी उस पर रैयती खेती की जाती थी नील की खेती में। तो यहाँ पर क्या है, निज खेती, निज का मतलब होता है अपना। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ जो बागान मालिक थे वो अपनी खुद की ज़मीन पर नील की खेती करते थे। और रैयती खेती में क्या होता था कि ऐसे लोग थे जिनके पास खुद की भूमि तो होती नहीं थी, वो दूसरे ज़मींदारों से भाड़े पर लेते थे ज़मीन, और उस ज़मीन पर फिर मज़दूरों की सहायता से नील की खेती किया करते थे। तो ये जो है खेती ज़्यादा होती थी, 75% भूमि पर की जाती थी। बागान मालिकों का रैयतों के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, अनुबंध होता था। अनुबंध क्या होता था कि नील उगाने के लिए कम ब्याज पर उनको कर्जा दिया जाएगा, इसके अलावा बीज और उपकरण आदि की व्यवस्था करी जाएगी, और उसके लिए ये भी एक शर्त होती थी कम से कम अपनी 25% भूमि पर खेती जो है वो नील की करेंगे। यानी कि जिन लोगों ने जमींदारों से भूमि भाड़े पर लिए उस भूमि के कम से कम 25% भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ये दो प्रकार चला करते थे, निज और रैयती। अब थोड़ा सा यहाँ से आप जानिए कि नील का उत्पादन किस तरीके से होता था, ठीक है, प्रोडक्शन किस तरीके से होता था। तो नील का जो पौधा होता था उसकी पत्तियों को सबसे पहले एक गर्म पानी वाले हौद में डुबोया जाता था। जो एक बड़ा हौज होता था उसमें नील की पत्तियों को निकाल करके और गर्म पानी वाले हौद में उनको डुबो देते थे। पत्तियों को निकाल करके जो द्रव्य था फिर दूसरे हौज में, मतलब कई सारे हौज इस पर होते थे, तो पहले गर्म पानी में पत्तियों को डुबो दिया। अब पत्तियां डुबो दी तो फिर पत्तियों को तो निकाल लिया अलग, और उसके बाद में जो पानी बचता था उसको दूसरे हौज में पलट दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको कंटिन्यूसली स्टिर्ड किया जाता था, मतलब उसको लगातार चलाया जाता था, हिलाया जाता था। और पैडल्स होते थे, एक जो उपकरण होता है जिससे कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो डाई उद्योग होता है या जो रंगाई उद्योग होता है उसमें बड़े बड़े चापू टाइप के होते हैं, उनकी सहायता से जो है जो हौजों में कपड़े वगैरह रंगे जाते हैं उनको ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, जैसे आपने नाव का पतवार देखा होगा ना, तो इसी तरीके का कुछ होता है, पैडल्स उसको कहा जाता है। तो कंटिन्यूसली उसको स्ट्रेड किया जाता था और पैडल के साथ में उसको जो है ठोका पीटा जाता था। फिर धीरे धीरे क्या होता था, उसका रंग चेंज होने लग जाता था। पहले वो नीले रंग का जो है उसमें कलर आने लग जाता था जब उसको कंटिन्यूसली लगातार उसको स्टिर किया जाता था। फिर जब वो नीले रंग का हो जाता था तो उसके बाद में पानी और जो अवशिष्ट गाद होती थी उसको अलग करते थे, और जो नीचे का जो अवशेष पदार्थ बचता था, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा गाद टाइप का नीचे जो जमा हो जाता था, उस गाद को निचोड़ करके सुखा देते थे। और सूखने के बाद में जो है वो एक तरह से नील के टुकड़े टाइप का जो है वो बन जाता था। तो इसी तरीके से नील का जो है प्रोडक्शन किया जाता था। अब इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ब्लू रिबेलियन, नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के जो रैयत थे इन्होंने नील की खेती करने से और जो भी लगान वो जो है लोगों को देते थे उस लगान को चुकाने से इनकार कर दिया, और नील की फैक्ट्रियों पर उन्होंने हमला बोलना स्टार्ट करा। ये जो है कहानी है 1859 की, ठीक है। लगान वसूलने वाले जो एजेंट आते थे जिनको गुमाश्ता कहा जाता था, ठीक है, लगान वसूलने वाले गुमाश्ताओं की पिटाई की जाने लगी जगह जगह पर। उनका जो है कह सकते हैं जो वसूलने आते थे, यहाँ से लगान वसूलने आते थे, उन पर हमले किए जाने लगे। जमींदारों का समर्थन भी जो है बंगाल के रैयतों को इस विद्रोह में मिला। इसका कारण क्या था कि बागान मालिकों द्वारा जबरन लंबे समय तक ज़मीनें जो है इनकी ले ली जाती थी, ज़मींदारों की
जो बगान मालिक होते थे, नील के बगान मालिक होते थे, वो ज़मींदारों की जो ज़मीनें होती थी लंबे समय तक जो है इनकी ज़मीनों को अपने पास रखते थे और उन पर नील की खेती करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं उनसे जो है रुष्ट थे, तो इस वजह से इनका सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं बंगाल की रैयतों को मिला। जब ये विद्रोह थोड़ा सा बढ़ता चला गया तो उसके बाद में एक मजिस्ट्रेट थे, इंग्लिश मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन, इन्होंने एक नोटिस निकाला कि रैयतों को नील अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने तो ये नोटिस किस लिए निकाला था कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें बढ़ रही थी, जो रेबोलियन जो है एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, एक विद्रोह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए इसने ये कह दिया कि भाई जो भी रैयत नील की खेती करते हैं और जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है नील की खेती करने का, उसको ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए उनको मजबूर न किया जाए। हुआ क्या कि एस्ले ईडन का ये नोटिस जब आया तो जो रैयत थे यानी जो किसान नील की खेती किया करते थे, उन्होंने समझा कि जो एस्ले ईडन है, मजिस्ट्रेट है, वो कहीं ना कहीं जो है किसानों की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, किसानों का जो भी विद्रोह चल रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने और जोरदार तरीके से उस विद्रोह को करना स्टार्ट कर दिया और विद्रोह का और तेज़ी से विस्तार होने लग गया। जब स्थितियां थोड़ी सी कह सकते हैं ख़राब हुई, स्थितियां थोड़ी सी और बिगड़ गईं, तो फिर सरकार को 1860 में एक नील आयोग बनाना पड़ा। नील किसान आंदोलन, जो नील किसान जो थे, जो नील की खेती करते थे, उनकी समस्याओं की जांच के लिए कि किस तरीके से चीज़ें, क्या हुआ, किस तरह की सिचुएशंस बनी कि यह विद्रोह जो है इतने बड़े पैमाने पर फैल गया, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों की जांच के लिए एक नील आयोग का गठन होता है। 1860 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नील आयोग ने बगान मालिकों को उस पूरी जांच में दोषी पाया और इसी के साथ में बंगाल में जो नील का प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। अब जब बंगाल में नील का प्रोडक्शन धराशायी हो गया तो जो बगानों के मालिक थे, इन्होंने अब दूसरे स्थान को खोजना स्टार्ट किया। विशेष रूप से यहाँ पर बिहार की बात आती है, इनका ध्यान बिहार की ओर गया और बिहार में भी फिर आगे चल करके यही स्थितियाँ पनपने लगीं जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिर इधर से क्या होता है कि ये जो है 19वीं जो कह सकते हैं 20वीं शताब्दी का शुरुआत के समय की बात है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं और वो फिर जो है दौरा करते हैं जगह जगह का और भारतीय लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पर बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार के जो नील किसान थे उनकी स्थितियों को देखने के लिए आमंत्रित किया कि किस तरीके से बिहार के नील किसानों का शोषण हो रहा है। बिहार में उस टाइम पर नील की खेती से संबंधित एक प्रथा प्रचलित थी, 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया प्रथा से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, उस स्थिति का एक तरीके से उसका अवलोकन करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया कि आप आएँ, देखें किसानों की स्थिति किस तरीके से। जब महात्मा गांधी वहाँ पर गए, उन्होंने देखी ये सारी चीज़ें और किसानों की दयनीय स्थिति देखी, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके यही चीज़ जो है 1970 में चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के रूप में जो है परिणत होती है, चंपारण आंदोलन के रूप में देखी जाती है। अभी मैंने यहाँ पे नाम लिया था 3 कठिया प्रथा। ठीक है, वैसे आगे जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सारी चीज़ों को। 3 कठिया प्रथा का मतलब क्या था कि इसका मतलब था कि जैसे कि भूमि मापन की जो इकाइयाँ होती है ना, उसमें एक इकाई कट्ठा भी होती है। जैसे आप बीघे में मापते हैं खेतों को, एकड़ में मापते हैं, है ना, तो इसी तरीके से एक खेतों की या भूमि मापन की इकाई होती है कट्ठा। तो जनरली बिहार में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीघे का रूप चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो 1 बीघा होता है वो 20 कट्ठे के बराबर होता है। ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। तो वहाँ पर क्या था कि जिन किसानों के पास भी भूमि थी तो उन्हें अपने 1 बीघा भूमि से कम 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। मतलब एक तरह से उन पर दबाव बनाया गया था कि आपके पास में जो 20 कट्ठा भूमि है, 20 कट्ठा भूमि का मतलब क्या हो गया, 1 बीघा भूमि, तो 20 कट्ठा भूमि के कम से कम 3 कट्ठे वाले भाग पर नील की खेती करना बाध्य उनके लिए किया गया। इस वजह से इसका नाम 3 कठिया प्रणाली पड़ा। मतलब प्रति 1 बीघा में 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। इसी वजह से इस प्रथा का नाम 3 कठिया प्रथा पड़ा, 3 कठिया प्रणाली पड़ा। ठीक है,
तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आता है तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी ऐसे मित्र हैं हमारे जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं और अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आगे भी और बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।